दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए डीएपी खाद के एक बैग की कीमत को कम कर दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। जी हां, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद भी हमने उन्हें पुराने दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। जी हां, इस फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 24 रुपए की जगह 1200 रुपए में ही मिलेगा। जी हां, दरअसल सरकार ने डीएपी पर मिलने वाली सब्सिडी को प्रति बोरी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो सब्सिडी को 140% कर दिया है। इससे किसानों को 24 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। दोस्तों कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत जूझ रहा है। जी हां, और इसी बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। जी हां, भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों की एक 3 सदस्यीय पैनल द्वारा कोरोना की दूसरी लहर कब खत्म होगी और तीसरी लहर भारत में कब आएगी, इसको लेकर अनुमानित जाहिर किया है। जी हां, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना की दूसरी लहर इस साल जुलाई तक घटने की उम्मीद है। लगभग 6 से 8 महीने में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है। यह भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों के 3 सदस्यीय पैनल द्वारा लगाया गया अनुमान है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि मई के अंत में प्रतिदिन यानी कि हर दिन लगभग 1.5 लाख कोरोना के पॉजिटिव मामले दर्ज होंगे और जून के अंत में दैनिक आधार पर 20,000 मामले सामने आएंगे। दोस्तों केंद्र सरकार की कुसुम स्कीम किसानों के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो रही है। जी हां, खेत में फसल की सिंचाई के लिए बिजली डीजल के जरिए पंप चलाने वाले किसानों को कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल लगाकर पानी के पंप चलाने की सुविधा दी जाती है। इस स्कीम के जरिए किसान न सिर्फ अपने खेतों में सोलर उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेज सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आखिर ये कुसुम योजना क्या है। तो MNRE द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना को 2020 में ही शुरू किया गया है। जहां केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जहां केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत देश भर में सभी बिजली और डीजल से चलाए जाने वाले पंप को सोलर ऊर्जा से चलाया जा सके। केंद्र सरकार की कुसुम योजना से किसानों को 2 तरह से फायदा हो रहा है। जी हां, पहला फायदा यह है कि किसान खेतों में सिंचाई के लिए फ्री बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, बिजली का उपयोग करने के लिए उसको 1 भी रुपए नहीं लगेगा। और दूसरा फायदा यह है कि अगर किसान अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को बेचते हैं, यानी कि ज्यादा बिजली पैदा करके पावर ग्रिड को बेचते हैं, तो उसके बदले में उन्हें कमाई भी होती है। जी हां, यानी कि इस योजना के जरिए किसानों की आय भी बढ़ रही है। जी हां, इतना ही नहीं, बंजर जमीन वाले किसान भी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बंजर जमीन भी किसानों के लिए आमदनी का जरिया बन रही है। इसके तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए सरकार की ओर से 60% तक का अनुदान दिया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को बदनाम करने के मकसद से तैयार कथित टूल किट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी घमासान जारी है। जहां कांग्रेस ने बुधवार को बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि वो मोदी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए फर्जी टूल किट को मुद्दा बना रही है। पार्टी ने सत्ताधारी दल पर आरोप लगाया है कि उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस के असली टूल किट को जालसाजी से कोरोना का दस्तावेज बनाकर पेश किया है। इस मामले पर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को जेल भेजने तक की धमकी दे दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से कांग्रेस के कथित टूल किट को लेकर बीजेपी के दावे पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया है और स्पष्ट कहा है कि जालसाजी और ध्यान भटकाने का एजेंडा और एजेंडे सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल उजागर हो गया है। जी हां, मैं समझता हूं कि डॉक्टर संबित पात्रा को जेल जाना पड़ेगा और वे इसी वजह से बेचैन हैं।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। जहां प्रधानमंत्री द्वारा अपने गृह राज्य गुजरात का हवाई सर्वेक्षण करने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है कि यूपी बिहार की तबाही को भी देख लेते, वहां के लोगों ने भी आपको वोट दिया था। जहां सन्नी मेहता नाम से ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कभी किसी अस्पताल, शमशान और जमीनी हकीकत जानने के लिए जमीन पर उतरे हो, हवा में ही घूम रहे हो, एक चक्कर बनारस का भी लगाकर आइए, मां गंगा बुला रही है। दोस्तों, व्हाट्सएप को न्यू प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय का मानना है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को 7 दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर यानी कि जवाब नहीं मिला तो फिर कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। खबर के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि 18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गए एक नोटिस में मंत्रालय ने एक बार फिर मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप से अपनी गोपनीयता नीति यानी कि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को वापस लेने के लिए कहा है। जी हां, मंत्रालय ने अपने नोटिस में बताया है कि किसी तरीके की व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में मौजूदा भारतीय कानूनों का और फिर नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। यह सूत्रों ने कहा है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा यूरोप में यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव व्यवहार के मुद्दे को भी उठाया है। दोस्तों, कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन में आवश्यक सामग्रियों की बिक्री को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें बंद पड़ी है। यह कृषि से संबंधित दुकानें भी लॉकडाउन में बंद है। 25 मई से रोहन नक्षत्र बढ़ेगा। इस नक्षत्र में किसान खेतों में धान का रोपण करते हैं। जो धान तैयार करने में अधिक समय लेता है तो ऐसे प्रजाति के धान का बिचरा किसान रोहन नक्षत्र में ही अपने खेतों में डालते हैं। अब जब कृषि यंत्र, उर्वरक समेत कृषि से संबंधित सभी दुकानें सरकार के अगले आदेश तक बंद है तो किसानों की बेचैनी बढ़ने लगी है। जी हां, किसानों ने बताया है कि जब कृषि से संबंधित दुकानें बंद हैं तो वे रोहन नक्षत्र में धान का बिचरा खेतों में कैसे डालेंगे। किसानों ने बताया कि बीज एवं उर्वरक की दुकानें बंद हैं। अधिकांश किसान दुकानों से धान का बीज एवं उर्वरक का क्रय करते हैं यानी कि खरीदते हैं। जी हां, ट्रैक्टर पार्ट्स और खेती से संबंधित अन्य सामग्रियों की दुकानें बंद पड़ी है। जी हां, अब तक सरकार अपने स्तर से बीज की उपलब्धता नहीं कराई गई है। लॉकडाउन में गाड़ियों को चलने पर रोक है। ऐसी स्थिति में किसान रोहन नक्षत्र में धान का बिचरा खेतों में नहीं डाल पाएंगे और जब रोहन नक्षत्र में धान का बिचरा नहीं डाल पाएंगे तो वे समय पर धान की रोपनी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही ममता बनर्जी को पटखनी देने में कामयाब नहीं हो पाई हो, लेकिन अब वह पश्चिम बंगाल में लंबी लड़ाई की योजना बना रही है। जी हां, अब पार्टी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आगे करने की तैयारी कर रही है। जी हां, एक रिपोर्ट के अनुसार पार्टी कैलाश विजयवर्गीय की जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राज्य का प्रभारी नियुक्त करने जा रही है। जी हां, बीजेपी की कोशिश है कि इस बदलाव के जरिए 2 करोड़ 30 लाख महिला वोटर को आकर्षित किया जाए। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने एक कद्दावर महिला नेता को खड़ा किया जाए। यह भाजपा का मानना है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने का एक प्रमुख कारण महिला मतदाता रही है, जिनका ममता बनर्जी पर विश्वास बना रहा। दोस्तों, चक्रवाती तूफान ताउते इस समय जमकर तबाही मचा रहा है। जी हां, इस तूफान का असर अब फसलों पर भी नजर आने लगा है। जी हां, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इस तूफान का काफी बुरा प्रभाव देखा गया। यह बताया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से यूपी और बिहार के उन किसानों को गहरी चोट पहुंची है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ प्याज की फसलें बोई थी। चक्रवाती तूफान ताउते ने प्याज की फसल को तबाह कर दिया है। यूपी और बिहार में तो प्याज की तैयार फसल पानी में डूब गई है। इसकी वजह से प्याज खेतों में सड़ जाने की संभावना है। खास तौर पर सब्जी उगाने वाले किसान पहले कोरोना लॉकडाउन की वजह से परेशान थे। अब बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, बिहार के शेखपुरा जिला के बरबीघा थाना क्षेत्र के समाचक मोहल्ला में दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की गला घोटकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतका के पिता राजेंद्र प्रसाद ने थाने में मामला दर्ज कराई है। जहां विवाहिता के पिता की माने तो शादी के समय दहेज के रूप में उन्होंने 7 लाख रुपए नगद सहित अन्य सामान दिए थे, लेकिन बाद में फिर से दहेज के लिए बार बार मांग कर रहे थे। जब दोबारा दहेज नहीं मिला तो ससुराल वालों ने दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या कर दी।
दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि दिसंबर तक सभी देशवासियों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। जी हां, और इसके लिए कैलेंडर तय हो गया है। इसके साथ ही नड्डा ने कांग्रेस पर लोगों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर ये सावधान हो जाइए, ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के भय से ट्रेन यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। जहां यात्रियों की कमी को देखते हुए पूर्व मध्य रेल प्रबंधक ने 22 मई से अगले आदेश तक 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। जब पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि यात्रियों की मांग पर बाद में इसे शुरू किया जा सकता है। वहीं 11 जोड़ी विमानों का भी परिचालन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले चरम पर है। रोजाना आधार पर करीब 3 लाख मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बैंकों ने अपने कामकाज के घंटे का फैसला किया है। इस कठिन समय में बैंक कर्मचारी अपने जान पर खेलकर लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में अपने एम्प्लॉय की जिंदगी को बचाने के लिए सरकारी बैंकों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने भी यह फैसला किया है। इस समय ज्यादातर बैंकों ने अपने कामकाज के घंटों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सीमित कर दिया है। लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए बैंक मुख्य रूप से कैश जमा और निकासी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी कामकाज और रेमिनेंट सेवा भी जारी है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से बैंकों को जारी निर्देश में डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस की प्रमोट किए जाने की अपील की गई है। इस सर्विस के तहत बैंक आपके घर आकर आपकी सेवा करता है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की जानकारी लेने, मरीजों का ध्यान रखने तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं देने में होम आइसोलेशन कोविड ऐप की बड़ी भूमिका रही है। जब बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 9 राज्यों के 46 जिला अधिकारियों के साथ अपने वर्चुअल संवाद में कोरोना संक्रमण की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों की जानकारी ली। इस दौरान पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने उन्हें इस आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ भी की। अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे इस आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप को और अपडेट करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरे देश में लागू करने के लिए कहेंगे। इसका उपयोग आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, पूर्णिया से इस वक्त एक ताजा खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि जेडीयू के स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह संतोष कुशवाहा गिरने की वजह से चोटिल हो गए हैं और उनके सिर में गंभीर चोट आई है। उनका इलाज पूर्णिया के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिलहाल चल रहा है। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय मैक्स 7 हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए रखी है। इस बीच पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने खुद अस्पताल पहुंचकर सांसद महोदय का यानी कि संतोष कुशवाहा की स्थिति जानी। अस्पताल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा है। यह लॉकडाउन से पिछले साल की तरह इस बार भी व्यापारी से लेकर किसान परेशान हैं। लॉकडाउन का असर मिथिला पेंटिंग के कलाकारों पर भी पड़ा है। मधुबनी में इसके 7,000 से अधिक कलाकार हैं। यह कोरोना की दूसरी लहर के चलते कलाकार प्रभावित हुए हैं। यह अप्रैल से लेकर अब तक करीब 1 करोड़ से अधिक का मिथिला पेंटिंग का कारोबार प्रभावित हुआ है। यह जाहिर है मिथिला पेंटिंग का डिमांड देश दुनिया में सालों भर रहती है, मगर इस वर्ष यानी कि इस साल के लॉकडाउन में मिथिला पेंटिंग के अलावा मिथिला पेंटिंग्स वाले मास्क की भी डिमांड काफी कम देखी जा रही है। हालांकि मधुबनी जिले के तकरीबन 7,000 मिथिला पेंटिंग कलाकारों में से गिने चुने कलाकार ही वर्तमान में मिथिला पेंटिंग्स वाले मास्क तैयार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। यह लॉकडाउन के समय कलाकारों की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है। कलाकारों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार को अलग से राहत देने का प्रयास करना चाहिए। कलाकारों की आमदनी रुक जाने से कलाकार काफी परेशान हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों की मदद के लिए लालू के बड़े लाल और हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक तेज प्रताप यादव आगे आए हैं। उन्होंने अपने विधायक फंड से 2 करोड़ रुपए संक्रमित लोगों के इलाज के बंदोबस्त के लिए बिहार सरकार द्वारा गठित कोविड कोष में आवंटित किया है। यह तेज प्रताप यादव ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि आज अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में जीवन रक्षक का स्वास्थ्य उपकरण खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किया है। उन्होंने लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधायकों को आवंटित राशि में से 2 करोड़ रुपए राशि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना द्वारा गठित कोविड कोष में आवंटित किया गया है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।